हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं राघव चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। बेटे आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने जो है वो बोर्ड की तैयारी कर ली होगी, मुझे पूरा पूरा उम्मीद है। बट साथ में ये बात भी ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ कॉमन एरर्स होते हैं, यानी कि ऐसे एरर्स जो ज़्यादातर बच्चों को परेशान करते हैं या जो ज़्यादातर पेपर में चेकिंग करते टाइम, बोर्ड की पेपर चेकिंग करते टाइम जो देखा गया है, वो एरर्स को मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो कुछ एरर्स ऐसे जो जनरल है, ठीक है ना, जनरल टॉपिक्स हैं, जनरल चीज़ें हैं, जनरल कमियां हैं, जिन पे हम काम करें, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आई एम श्योर कि हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। क्या है बेटा, तो देखो कुछ कमियां ऐसा है कि भाई बच्चों को हम बार बार जब टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं तो हम कहते हैं बेटा कि क्वेश्चंस को ना अच्छे से रीड करना है। ठीक है, रीड करते टाइम बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी रीड करते हैं, आधी चीज़ें पढ़ते हैं, आधी चीज़ें छोड़ देते हैं, और कई बार तो ऊपर की चीज़ों को ही पढ़ के बस करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, सुझाव ये रहेगा बेटा कि आप क्वेश्चंस को पूरा प्रॉपर तरीके से रीड करें, और रीड करने के बाद बिल्कुल आखिरी में जाकर के अंडरलाइन जरूर करें कि आपसे जर्नल पूछा गया है कि लेजर पूछा गया है। ठीक है, खासकर अकाउंट्स के पेपर में। देन उसके बाद आता है बेटा अब देखो आखिरी टाइम है तो इसमें ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं करने, सिंपल बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, तो हमें करना भी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद देखो अकाउंट्स में सबको पता है कि भाई अकाउंट्स जो है रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि भाई जैसे बिजनेस स्टडीज या कुछ जो थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं वैसे हम अकाउंट्स को कर ले, तो आपको ऐसा करना नहीं है। आपने नॉर्मली अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से एक बार रिकैप करना है, रिवीजन करनी है, एक रिवाइज करना है, एक आखिरी फाइनल टच देना है। दूसरा सबसे बड़ा अकाउंट्स के में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, टाइम मैनेजमेंट। अकाउंट्स में बेटा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, है ना, टाइम को कैसे मैनेज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अल्टीमेटली टाइम को मैनेज करने के लिए बड़ा सिंपल है कि जितने भी अकाउंट्स में आप क्वेश्चंस करते हैं, आपको अपने आप को साइकोलॉजिकली तैयार करना है कि एक नंबर को पाने के लिए 2 मिनट देने हैं, 2 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देना, नहीं तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके पेपर छूटेंगे। तो 1 मार्क्स में 2 मिनट, 3 मार्कर्स में एवरेज लेके चलो 6 मिनट, 4 मार्कर्स में एवरेज लेके चलो 8 मिनट, और 6 मार्कर्स ऑन एन एवरेज 12 मिनट। कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं 15 में भी हो जाए, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई 12 की जगह 10 में भी हो जाए, तो एवरेज आप 12 मिनट पकड़ लो, यानी 1 मार्क्स इक्वल टू 2 मिनट। अगर आपने ये नियम अपना लिया तो ऑन एन एवरेज आपका पेपर जो है वो 15 से 20 मिनट पहले ही खत्म हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से, जिसमें आप प्रेजेंटेशन पे काम कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, और इस बार तो वैसे ही जो है वो ऑन स्क्रीन पेपर चेक होने हैं, तो कोशिश करना कि आप जो है वो जेल पेन ना यूज करके बॉल पेन यूज करो, और पेंसिल डायग्राम वगैरह बनाने के लिए पेंसिल ना यूज करके नॉर्मली पेन को ही यूज कर लो। तो इससे क्या होगा, जो स्कैन करके पेपर सामने प्रेजेंट होगा स्क्रीन पे, वो टीचर्स के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से विजिबल होगा। ठीक है बेटा, देन उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर हम मूव करें तो अंडरलाइन करो। जब आप पढ़ रहे होते हो ना, जो 15 मिनट 20 मिनट मिलते हैं उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है ना, क्योंकि उस को अगर आप जितने अच्छे से यूज करोगे वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। उस टाइम पे इधर उधर बातचीत में ना पढ़ के आप क्या करो, अंडरलाइन कर लो जो चीज आपसे पूछी गई है, वट एवर द थिंग्स आस्क्ड इन द क्वेश्चन, है ना, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, की पॉइंट्स होते हैं, डेट होते हैं, ईयर्स होते हैं, मंथ होते हैं, क्वार्टर होता है, मंथ ईयर होता है, या जो भी आपको गिवन है उनको अंडरलाइन कर लो पेंसिल से पढ़ते टाइम ही। ठीक है, अटेम्प्ट करना है बेटा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, और जो और वाले क्वेश्चन होते हैं खासकर उनको बहुत अच्छे से पढ़ा करो। ऊपर और नीचे वाले दोनों क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो जो क्वेश्चंस आपका टाइम कंज्यूम कम करेगा ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। देन मूविंग अहेड, ठीक है बेटा, ड्रॉ द लाइन। पेंसिल से भी कर सकते हो, लेकिन ऑन स्क्रीन होगा तो पेन से भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट विजिबल अच्छे से होना चाहिए, फॉर्मेट प्रॉपर बनाना है अकाउंट्स में ना। सो प्रिपेयर अकाउंट्स एंड जर्नल बुक फॉर प्रेजेंटेशन। उसके बाद फॉलो ऑल अकाउंटिंग रूल्स। ठीक है, लाइक डेबिट क्रेडिट आपको लिखना है। ठीक है ना, कई बच्चे होते हैं जो डेबिट नहीं लिखते, क्रेडिट डेट है ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट नहीं लिखते, या ऊपर जो है वो अमाउंट का साइन जरूर लगाया करो आप लोग। ठीक है, रुपीज का सिंबल्स लगाना जरूरी होता है। रिकॉर्ड ऑल द एंट्रीज इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट साइमल्टेनियसली, एक टाइम पे ही जितने भी इंपैक्ट होते हैं, जैसा हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं कि भाई फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें साइमल्टेनियस पोस्टिंग करोगे तो उसमें गलती होने के चांसेस कम से कम होते हैं। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद क्या आता है बेटा, रिकॉर्ड ऑल एंट्रीज इन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स
स्टेप मार्किंग की जाती है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाए तो स्टक होने का मतलब ये नहीं है कि भाई अब लगे रहो वहीं पे, भाई ईगो हर्ट नहीं करना भाई, ठीक है। क्लासरूम्स होते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्वेश्चन के साथ, एग्जाम हॉल जो होता है वो क्वेश्चन करने के लिए होता है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ना तो पर्सनल ईगो हर्ट करनी है कि भाई नहीं ऐसे कैसे, ये क्वेश्चन नहीं होगा ऐसे कैसे, भाई नहीं ऐसा नहीं करना। आपको अगर लग रहा है कोई क्वेश्चन 6 मार्कर्स हैं और वो करने बैठे और आप 12 मिनट 15 मिनट तक चले गए और क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया बट बैलेंस मैच नहीं हो रहा, या कैश फ्लो करने बैठे हो कैश फ्लो मैच नहीं हो रहा, तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई आधे घंटे पौन घंटा 1 घंटा तक लगा दूं ना, 15 मिनट लग गया, जितना हुआ उतना बढ़िया। अगर नहीं मैच हुआ कोई बात नहीं, आप मूव ऑन करो, माइट बी कि बाद में जब टाइम बचे तो एक बार आकर के आप दोबारा देख लेना, ठीक है ना। बट ये नहीं है कि आधे घंटे 1 घंटे आप वहीं लगे रहो, आगे मूव ऑन कर जाओ। क्योंकि मान के चलिए कि आपका जो पेपर होता है अकाउंट्स का, वो 5, 7, 10 नंबर का पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आता ही आता है, हर साल आता है। तो उसमें 5-10 नंबर के चक्कर में अपने 70, 75 नंबर, 72 नंबर को आप फोकस करिए कि 72, 75 को आप अच्छे से करिए, पहले सारे पढ़ के 15-20 मिनट में डिसाइड कर लो पहले क्या करोगे बाद में क्या करोगे। जो अच्छे से आते हैं, जिसमें आप कह सकते हो यार मेरा मास्टर आधा नंबर भी नहीं काट सकता इसमें, उन क्वेश्चनों को पहले कर लो। फिर जिसमें लगता है कि भाई थोड़े आधे नंबर इधर उधर हो सकते हैं, उन क्वेश्चन को फिर उसके बाद करो। और फिर जिनमें आप हाथ पैर मारना चाहते हो, आउट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चन बिल्कुल आखिरी में करो। एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 और 2 पढ़ने के बाद अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, तीसरा करो, चौथा नहीं आ रहा 5वां करो। तो स्किप कर करके पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि भाई सीक्वेंस को ही फॉलो करना है अकाउंट्स में। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भाई जब भी देखो टू और बाय लिखना लेजर में कोई कंपलसरी नहीं है, बिना टू बाय के भी लिख सकते हैं, बट जनरली हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो टू और बाय के साथ ही करते हैं। तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो और स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है कि भाई मार्जिन जरूर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि मार्जिन नहीं रखते। एमसीक्यू क्वेश्चन में भी हम बच्चों को सुझाव देते हैं कि भाई एटलीस्ट कम से कम 1 लाइन का गैप जरूर बना के रखें। 1 मार्कर जितने भी क्वेश्चन आप करते हैं, इंक्लूडिंग जो 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स और 6 मार्कर्स होते हैं, कोशिश करें कि हमेशा वो नए पेज से करें। जो 6 मार्कर्स क्वेश्चन होते हैं वो लेफ्ट साइड से जब आप करोगे तो लेफ्ट साइड से होते हुए राइट साइड तक जब आपके पास यूज करोगे उसे, तो आपको बार बार पेज पलटने नहीं पड़ेंगे और इसमें गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है। जो रफ वर्क है उसके लिए आप प्रॉपर स्पेस यूज कर लो, ठीक है। मतलब बॉर्डर खींच करके जो आखिरी में आपके राइट साइड पे कॉर्नर में स्पेस होता है उन्हें यूज कर लो, या फिर लास्ट में पेज में यूज कर लो। बट ये बीच में जो ऊपर में इधर उधर कलाकारी करना शुरू करते हो ना, ये जो बिल्कुल लाइनों के ऊपर जो करना शुरू कर देते हो, वो चीज अच्छी नहीं लगती। तो कोशिश करता है, बड़ा इरिटेटिंग लगता है बीइंग अ टीचर ना। तो आप साइड में लाइन खींच करके उस साइड कर लो या फिर आखिरी में कर लो, ठीक है बेटे। उसके बाद प्रिपेयर ब्रीफ वर्किंग नोट्स। भाई देखो वर्किंग नोट्स जब बोलता है कि शो योर वर्किंग क्लियरली, तो वर्किंग के तो नंबर होते हैं, लेकिन अगर जब बोलता नहीं कि भाई शो योर वर्किंग क्लियरली, तो आप बहुत ब्रीफ में नोट्स बनाया करो। कुछ बच्चों की आदत होती है बहुत लंबे लंबे खींच के नोट्स बनाते हैं भाई। अरे नहीं बनाना भाई, इतना लंबा लंबा नोट्स, आपको कुछ नहीं मिल रहा उसके अलग से। तो आप उसको ब्रीफ में कर लो, जितना जल्दी कर सकते हो और जितना कम से कम टाइम में कर सकते हो उतना बेहतर होगा। तो प्रिपेयर करना है ब्रीफ नोट्स वेयर, जहां पे भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। आगे बात करते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत मैटर करता है बेटा। अकाउंट्स के पेपर में बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके लिए। प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है, ठीक है ना, क्योंकि जितना साफ सुथरा आप करोगे, भाई देखो जितना कम टीचर आपके पेपर पे टाइम स्पेंड करेगा चीजों को समझने में, आपको नंबर उतने ही ज्यादा खुल के देगा। क्योंकि पेपर चेक करना इस धरती का सबसे मतलब पर्सनली मेरे लिए बहुत बोरिंग काम है, और आपके पेपर में ऐसा कुछ नहीं होता जो टीचर्स को सीखने को मिले। तो मेन कोशिश करना है कि भाई जो चीज चाहिए टीचर्स को पका के दे दो, जितने जल्दी उनको मिलेगा वो आंसर टिक 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 करा और आगे बढ़ते चले जाएंगे। देन फॉर्मेट्स आपको बनाना है भाई, ठीक है ना। फॉर्मेट्स कैरी करता नहीं है नंबर्स, लेकिन प्रॉपर जो लाइन है डेबिट क्रेडिट का है, ठीक है ना, जो सिंबल्स हैं, डेट पर्टिकुलर्स, इनको आप जरूर अपने फॉर्मेट के में शामिल करें और फॉर्मेट प्रॉपर बनाएं, ठीक है। फिर लाइन आपने छोड़नी है। आंसर्स के बाद कोशिश करें कि जो 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स और 6 मार्कर्स हैं वो हमेशा नए पेज से करें, ठीक है ना। इससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी निकल के आती है बच्चों की। जो बच्चे ऐसा करते हैं उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आती है, ठीक है। बिल्कुल आखिरी से, पेज के बिल्कुल आखिरी में लिखना स्टार्ट ना करें। उसके बाद हैंड राइटिंग मस्ट बी जो समझने लायक हो, ऐसा हो कि भाई समझ पाए टीचर्स, समझ में आए। और
जब आप लिखते हैं तो लिखते टाइम साल के आखिरी में एज एट 31st ऑफ दिसंबर या 31st ऑफ मार्च इन द बैलेंस शीट इंस्टेड ऑफ एज ऑन नहीं होता बेटा, एज एट होता है, तो एज एट आपको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं, हाईलाइट योर आंसर, ठीक है। अब कुछ लोग जो है वो आंसर, कौन सा आंसर है, क्वेश्चन लेट सपोज आंसर नंबर 22वां करना है, तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो बीच में जाके लिखते हैं। अरे भाई मास्टर को आदत हो गई है, साइकोलॉजिकली हो गई है, देखते देखते 20-20, 25-25, 30-30 साल से कि वो साइड में ही देखते हैं बच्चों को लिखते हुए, है ना, मतलब यहाँ से पहले। तो आप यहीं पे लिखें, आप बीच में ना लिखें कि भाई आंसर के ऊपर लिख रहे हो जाके, वो वहाँ पे नजर जाती नहीं है, और इसमें जो है वो अनचेक्ड होने के चांस वैसे तो अब कम हो जाएंगे क्योंकि वही ऑन स्क्रीन होगा तो बिना जब तक नंबर के, बट वो मिस हो सकता है। तो ऐसा ना करें, आप बॉर्डर के अंदर ही लिख लें आंसर नंबर, बट वो मेंशन जरूर अच्छे से करें। राइट फॉर्मूला व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन एरर होती है, बट अगर फॉर्मूला वगैरह लिखा रहता है तो वहां पे नंबर्स आपको मिल जाते हैं। डोंट लीव एनी क्वेश्चंस अनअटेम्प्ट, आपको छोड़ना नहीं है, करना तो सारे ही हैं, ठीक है, लेकिन पहले क्या करने, तो आप पढ़ते टाइम मार्किंग कर लो कि भाई ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं, पहले उन्हें करो, जिनको थोड़े कम आते हैं वो वाले बाद में करो, जो बिल्कुल नहीं आते 5-10 नंबर के पेपर में जो 2-4-5 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ गया उनको बिल्कुल आखिरी के लिए, उसमें मत उलझो स्टार्टिंग में, ठीक है, नहीं तो आपके कॉन्फिडेंस को धज्जियां उड़ा देगा और आप ज्यादा अच्छे से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना बच्चे। इनकम्प्लीट जनरल एंट्रीज, करेक्ट एंट्री बट विद रॉन्ग अमाउंट, ठीक है, ऐसे कुछ अगर क्वेश्चंस आते हैं तो अटेम्प्ट एनालिसिस पार्ट एट द एंड इट्स इन्वॉल्व, ठीक है, कैलकुलेशन। जैसे वॉल्यूम 3 है तो वॉल्यूम 3 में कुछ बच्चे कैश फ्लो स्टार्टिंग में कर लेते हैं, तो उनसे दिक्कत क्या होती है, कैश फ्लो का आंसर आपको पता होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, अब उसमें होता क्या है, आंसर मैच करने के चक्कर में बच्चा 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पौना घंटा, कुछ तो 1-1 घंटे देते हैं, होशियार इतने होते हैं। तो भाई आपको ना उसमें उलझना नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि भाई 15 मिनट हो गए हैं और नाउ स्किप, तो आप मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, और बाकी जो नेक्स्ट वीडियोस होगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटे से टॉपिक को, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स इन पार्टनरशिप, कॉमन मिस्टेक इन पार्टनरशिप, कि भाई कॉमन एरर्स कौन कौन से होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, इसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।